और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। कांग्रेस शासित कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण देने की बात कही और उसके बाद से वो फंस गई है। इसके बाद से पूरे मामले को लेकर काफी आलोचना हो रही है। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की ओर से आलोचना के बाद सीएम सिद्धरामैया ने इस पोस्ट को हालांकि डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट करके लिखा कि राज्य के प्राइवेट सेक्टर और अन्य संगठनों में कन्नड़ा लोगों के लिए 50% और 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाने की बात कही गई है। इसमें मैनेजमेंट कैटेगरी में 50% आरक्षण मिलेगा, जबकि नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में 75% आरक्षण देना होगा। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री खुश नहीं है। कंपनियों ने अपील की है कि सरकार को स्थानीय लोगों की स्किल, हायर एजुकेशन इस पर खर्च करना चाहिए, उसके हिसाब से पॉलिसीज तय होनी चाहिए। कन्नड़ा लोगों के लिए नौकरी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। कंपनियों का यह भी कहना है कि बिल के आने के बाद बेहतर टैलेंट की तलाश में कंपनियां मजबूरन बाहर जा सकती हैं, जिससे नौकरियां और कर्नाटक के ब्रांड पर भी असर पड़ेगा। और यही नहीं, स्टार्टअप कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता के पास जा रहा हूं, प्रशोभ के पास, और उनसे जरा अपडेट समझते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। प्रशोभ, थोड़ा सा पूरी क्रोनोलॉजी बताएं। ये ट्वीट कब किया 100% आरक्षण वाला, कब उसे वापस लिया, उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया और अब स्थिति क्या है? पहला सुबह ही कल का एक कैबिनेट मीटिंग का एक ब्रीफ डालने के समय पे सीएम सिद्धरामैया ने एक ट्वीट किया। बताते हैं कि ट्वीट में प्राइवेट सेक्टर पे आरक्षण लिया जा रहा है और ये आरक्षण पे 100% रिजर्वेशन यहाँ का कन्नडिगा लोगों को देने वाले हैं। तो इसी ट्वीट को सिर्फ आधा पौना घंटे के बाद ये ट्वीट डिलीट किया गया और बाद में और एक स्पष्टीकरण डाल दिया, उसमें और एक ट्वीट डाल दिया। उस पे क्लियर ने बताते हैं कि 50 और 75% का ट्वीट वो डालते हैं। हालांकि ये पूरा ये मामला है कि उस पे एक नज़र डाल दिया तो ये एक कमीशन का रिपोर्ट का एक सिफारिश है, पर वो इंडस्ट्री लोग ये डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नास्कॉम जिन्हें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बिग 4 कंपनीज जो हम कहते हैं वो सारे इनका मेंबर बन चुके हैं नास्कॉम के। इसके अलावा किरण मजुमदार शाह और मोहनदास पै ने भी ये पॉलिसी को इनकार कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला स्किल्ड लेबरर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ये प्रांतीयवर या एक जियोग्राफिकल मार्किंग के हिसाब से एक रिजर्वेशन देना कितना सही है वो प्रश्न कर रहे हैं। तो हाल में यहाँ पर बेंगलुरु और कर्नाटका में यहाँ का इंडस्ट्री लोग ये डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं और ये क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसी समय आंध्रा का गवर्नमेंट ने नास्कॉम को ट्वीट या वो प्रेस रिलीज को एक पॉजिटिव चीज़ को ले लिया है। उसमें कहते हैं ट्वीट करके कि वेलकम टू आंध्र प्रदेश, हमको कांटेक्ट करो, हम बर्थडे हैं और आपको पूरा साथ देते हैं, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो इस पर सियासत अपने अपने हिसाब से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं पूरा विश्लेषण के लिए। डॉक्टर गणेश नटराजन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन के और साथ ही साथ फाउंडर हैं 5F वर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आइडिया कैसा लगा? ये तो बहुत ही अनुचित निर्णय है, क्योंकि जैसे आपके कमेंटेटर ने कहा, इसमें काफी लोगों को शक हो सकती है कि क्या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगा कि नहीं, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि 25% ऑफ कर्नाटका जीडीपी कम्स फ्रॉम आईटी। अभी आप देखें तो ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उनका भी सेंटर्स हैं बैंगलोर में। तो अगर ये करें कि वैसे भी आप जैसे आपको मालूम है इंडस्ट्री थोड़ी धीमी चल रही है और उसमें बहुत अच्छे टैलेंट की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा। तो उसमें कोई बाधा अगर पड़ जाए कि आप ये नहीं कर सकते हैं या 50% कीजिए, तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग भाग के चले जाएंगे। मुझे याद है पहली बार भी जब चंद्रबाबू नायडू जी जब हैदराबाद को साइबराबाद बना रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आप इधर आइए, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी,
और हर एक स्टेट compete करेगा, क्योंकि अगर कर्नाटका की कोई बाधा डालना चाहती है तो ये जरूर है कि काफी अट्रैक्टिवनेस होगा और दूसरा डेस्टिनेशन के लिए। तो ये मेरे ख्याल से स्टेट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सोचेंगे कि ये क्या आईटी इंडस्ट्री और बीपीओ इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि नहीं, और वो निर्णय बदल देंगे। बट सर, ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी स्टेट ने इस तरह के प्रयास किए हों। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी इस तरह की कोशिश की थी। कोर्ट में वो मामला टिक नहीं पाया, कोर्ट ने इसको बिल्कुल उनके दायरे से बाहर की चीज़ बता दिया। अब दोबारा कहा जाता है कि वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स और कन्नड़ा अस्मिता का जो इशू है उसके तहत यहाँ पर लोक लुभावन ये एक फैसला लेने की कोशिश की गई। तो ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ अलाइन दिखाना चाहती हैं अपने आप को। तो ये इशू आपको लगता है सर कि ये इंडस्ट्री बनाम पॉलिटिक्स का ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, पॉलिटिकली मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियंस की जो एस्पिरेशंस हैं वो लोगों को जो चाहत है वही मिलती है। और जैसे हम सबको मालूम है कि एक जॉब्स क्राइसिस है इस कंट्री में, मेरे ख्याल से बहुत इंक्लूजन की जरूरत है। मगर इसमें ऐसे निर्णय लेना जिससे कि कोई, जैसे मैंने पहले कहा, बाधाएं पहुंच जाती है या लोगों का जो फ्री मूवमेंट भारत में वो भी नहीं हो सकती है, तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा में पहले ये शक था कि ऐसा होगा, पर हो नहीं पाया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इंक्लूसिव इंडिया को देखें कि हर एक व्यक्ति को हर एक देश में हर एक स्टेट में मौका मिले, तो ये जा नहीं सकता ज्यादा ज्यादा आगे। जरूर होनी चाहिए कि हर एक कन्नडिगा को अच्छा मौका मिलना चाहिए, मगर ये भी जरूरी है कि हर एक भारतीय को ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो जहां उनकी मर्जी चाहे, जहां उनको नौकरी मिले, वो काम करे। तो ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे इंडस्ट्री ने कहा, नास्कॉम ने भी कहा कि ये बहुत बैकवर्ड स्टेप हो जाएगा। तो आगे चलते हुए मुझे पूरा यकीन है कि ये चल नहीं पाएगा और वो लोग अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। ओवरऑल सर, इस तरह के जो परसेप्शंस बनते हैं उससे इंडस्ट्री के सेंटिमेंट पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि आज मतलब एक ट्वीट आता है और उसके बाद नैस्कॉम और जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, बायोकॉन एंड मोहनदास पाई एंड एवरीबॉडी सब आके ट्विटर पर सीधा इस पूरे कदम की एक तरह से इसको अपोज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत एक संवेदनशील बिंदु है जिसे इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चाहती कि इसे छेड़ा जाए। तो अगर इस सेंटिमेंट पर आगे बढ़ती है सरकार, हालांकि कहा जा रहा है कि हम सबसे बातचीत करेंगे, सबसे कंसल्ट करेंगे, लेकिन 50% तो 70% पर तो 75% पर तो अभी भी कायम है। तो इससे इंडस्ट्री के सेंटिमेंट पर क्या असर पड़ेगा सर? इंडस्ट्री के सेंटिमेंट पे जरूर बुरा असर ही पड़ेगा। और मेरी तो यही सलाह होगी कि जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है या जैसे उड़ीसा में बहुत सालों से हो रहा है और अभी भी वो चल रहा है, कि स्किल्स पे उनको ये करना चाहिए। ये नहीं कि किसी और को रोके अपने स्टेट में आने से, मगर स्किल करें कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो स्लम्स में हो, या फिर कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, किस तरह से मौका दिया जाए, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा, और काफी स्टेट्स ये कर भी दी। मैं अभी आ रहा हूँ राजस्थान से, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, स्किल्स पे काफी अभी फोकस है। तो ये करना चाहिए, ये नहीं कि आप ऊपर से रिजर्वेशन करें या लोगों को अपॉर्चुनिटीज का कम मौका दें। अगर पॉजिटिव सोच करें, मेरे ख्याल से कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव गवर्नमेंट है, तो उनको जरूर ये लगेगा कि जरूर हमें मौका देने चाहिए कन्नडिगास को। तो ये नहीं कि किसी और को रोक के और उनका जॉब इनको दे दें, तो ये बहुत बैकवर्ड स्टेप होगा। मेरा आखिरी सवाल सर, हालांकि इस पे हमारी पहले भी चर्चा हुई है और लंबी चर्चा ये सवाल मांगता है अभी भी, लेकिन त्वरित रिस्पांस आपका अगर मैं चाहूँ, क्योंकि आप 5F वर्ड के थ्रू बहुत स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है सर, वो वहाँ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डिग्रियाँ मिलती हैं, स्किल्स नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, और यही इंडस्ट्री के भी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयबिलिटी इसी वजह से हो जाती है। डिमांड है, लोग कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं है, IT इंडस्ट्री कहती है साहब नौकरियाँ हैं, आओ तो सही स्किल लेके। ये गैप कैसे ख़त्म होगा सर? एक लंबा समय हो गया है, इस पर बहुत सारे नारेबाजियाँ भी हुई हैं, कई स्लोगन्स भी आए अच्छे अच्छे, स्किल इंडिया एंड स्टैंड अप। मतलब कहाँ गैप रह गया सर, और क्या हमें करना होगा अब? और ये कर्नाटक वाली जो ये एक मौका आया है, क्या ये कुछ नज़ीर पेश करता आगे की राह के लिए? नहीं, देखिए, ये तो हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। थोड़ा समराइज करता हूँ। जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा 5F वर्ल्ड में हमने काफी इन्वेस्टमेंट की है कि किस तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाया जाए। हमारी दूसरी संस्था है लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन,
वो अभी 5 राज्य में स्लम यूथ के साथ काम कर रही है। तीसरी संस्था है जो एजुकेट गर्ल्स है। एजुकेट गर्ल्स अभी ट्राइबल एरियाज में काम कर रही है, किस तरह से लड़कियों को हौसला दिया जाए कि आप अपने 10th कीजिए, 12वीं कीजिए, उसके बाद नौकरी ढूंढिए। तो ये सब चल रहा है और मेरे ख्याल से यही बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के 20 करोड़ लोगों को कोई आशा नहीं हो, कोई स्किल्स नहीं हो, कोई नौकरी नहीं हो। सबको लेके साथ चलना चाहिए। मुझे जो मैं कहता हूँ इंक्लूजन, और एक इंक्लूसिव भारत बनाना चाहते हैं तो ये स्किल्स को जरूर, जो जॉब रेडी स्किल्स हैं, आजकल ग्रीन जॉब्स के काफी चर्चे हो रहे हैं, जेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी मौके हैं। तो मौका तो बहुत है। ये जरूरी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्किल्स इंस्टीट्यूशंस को आगे के जो भी जॉब्स मिलेंगे उनको नजर रखते हुए स्किलिंग करनी चाहिए, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनर करनी चाहिए। जैसे हमारे लाइट हाउस में भी पूरा पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के साथ और सीएसआर फंड्स के साथ, और मुझे पूरा आशा है कि आगे बढ़ते हुए कोई हल निकल जाएगा, मगर कोई बैकवर्ड स्टेप न लें, क्योंकि उससे जो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम पीछे चले जाएंगे, और ये नहीं होना चाहिए भारत में। एब्सोल्युटली। और इसमें ताज़ा जानकारी यही है कि डीके शिव कुमार ने एश्योर किया है नो नीड टू वरी, और 100% कोटा बिल पर वो सबके साथ कंसल्ट करेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट वांट्स टैलेंटेड पीपल टू वर्क इन कर्नाटका। बट ये जो ट्वीट आया और ये जो एक नज़रिया पता चला लोगों का, उससे लोग हतप्रभ हैं, ख़ासतौर से इंडस्ट्री। अब देखते हैं कि इसमें आगे किस तरह की डेवलपमेंट सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नटराजन, बहुत बहुत धन्यवाद, अमूल्य समय निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।